वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम है प्रशांत और आज बात होगी उस मूवी के कॉन्सेप्ट पे जिसने डार्क के बाद सबसे ज्यादा भसड़ मचाई है। मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने क्या ही देख लिया हो। पर बात आ जाती है कि मोस्ट ऑफ द व्यूवर्स को इस मूवी के प्लॉट में यूज की जाने वाली थ्योरीज और उनका एप्लीकेशन इवेंट्स के साथ कैसे जुड़ रहे हैं वो समझ नहीं आती। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ 4 चीजें डिस्कस करूंगा। एक एंट्रोपी और इन्वर्जन का क्या लेना देना है, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स इस मूवी में किस तरह से अप्लाई करवाई गई है, एंड का टेम्पोरल पिंसर मिशन था क्या और वहाँ चल क्या रहा था, और आखिर में कि इस मूवी के बारे में हमारा क्या मानना है। वीडियो एंड तक देखिएगा कॉज मैं जितना हो सके उतना सिंपल एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करूंगा। तो आज बात है करेंटली इंडिया में रिलीज हुई टेनेट के बारे में। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी होने के वजह से ये इतनी ज्यादा साइंटिफिक बन गई कि लोगों को समझने में परेशानी हो रही है। तो मूवी बस एक छोटी सी स्टोरी पे फोकस करती है कि प्रोटैगनिस्ट को एक टेम्पोरल अटैक को रोकना है होने से, ताकि पास्ट की टाइमलाइन बची रह सके। मूवी में हमें पता चलता है कि फ्यूचर में ऐसे मशीन्स बनाए गए हैं जो किसी भी चीज के बेसिक स्ट्रक्चर को टाइम में इन्वर्ट कर सकती है, इवन टाइम मशीन्स, और एक ऐसी एल्गोरिदम जो पूरे एरो ऑफ टाइम को रिवर्स में ढकेल सकती है, जिसका मानना है कि फ्यूचर वाले हमारे पूरे पास्ट को रीराइट कर सकते हैं। तो मूवी बस इतनी ही है, पर इसे कॉम्प्लेक्स क्या बना देती है इसमें दिखाए गए सीक्वेंसेस और लोगों के डायलॉग्स। तो देखो यार, बात ऐसी है कि अगर हम एक सिस्टम की बात करें तो उसमें कुछ पार्टिकल्स होंगे और उनके पास एनर्जी है, तो उनमें डिस्टरबेंस भी आएंगी। उसी डिस्टरबेंस को हम एंट्रोपी कहते हैं, और ये एंट्रोपी हमेशा टाइम से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। और ये प्रूव्ड कॉन्सेप्ट है कि अगर सिस्टम क्लोज्ड है तो एंट्रोपी या तो स्टेबल रहेगी या कॉन्स्टेंटली इंक्रीज होगी, यानी एक सिस्टम बना ही होता है डिस्टर्ब होने के लिए। तो अब तुम सोचोगे कि एंट्रोपी कांस्टेंट कब होती है, तो मैं बता दूं ये तभी होता है जब एक सिस्टम अपने सबसे केओटिक स्टेट में हो, जहां एंट्रोपी मैक्सिमम हो, तभी वो कांस्टेंट रहेगी, वरना ये हमेशा आगे की तरफ बढ़ती है। और एंट्रोपी का एक खास डायरेक्शन में बढ़ने को ही एरो ऑफ टाइम कहा जाता है। तो थ्योरेटिकली अगर हम एनर्जी को बनाए रखें और फिर भी एंट्रोपी को रिवर्स में ढकेल सके, तो सैद्धांतिक तौर पे हम एरो ऑफ टाइम को भी रिवर्स में ढकेल सकेंगे, पर ये इम्पॉसिबल है। देखो, हम एंट्रोपी तो कंट्रोल कर सकते हैं, और इसका एग्जाम्पल है रेफ्रिजरेशन। फ्रिज में हम एंट्रोपी को कम कर देते हैं पर सिस्टम ठंडा हो जाता है, यानी एनर्जी भी रिड्यूस हो गई। लेकिन याद रखना, फ्रिज एक ओपन सिस्टम होती है, तो एनर्जी बनाए रखते हुए एंट्रोपी को रिवर्स कर पाना इज समथिंग इम्पॉसिबल। और यही है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पर मूवी में फिक्शनल वे में दिखाया गया कि फ्यूचर टेक ऐसा कर सकती है कि जिन चीजों को पलटानी हो बस उसके एंट्रोपी को पलटा दिया जा रहा था, और वो अपने एरो ऑफ टाइम के रिवर्स में चलने लगती, जो उसके लिए तो सीधी होती, पर जो समय के सीध में जा रहे हैं उनके लिए वो उल्टा चल रहे होंगे। ये कुछ नहीं, बस एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि एक ही काम को आप एक बार 0 से 10 तक किए और फिर उसी काम को आपको 10 से 0 तक करने का मौका मिले, तो आप दोनों बार काम एक ही कर रहे हो पर 2 अलग अलग तरह से एक्सपीरियंस कर पाओगे। अब आते हैं ग्रैंडफादर पैराडॉक्स पे। इस पैराडॉक्स का नाम आपने मूवी में कई बार सुना होगा। तो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स बताती है कि अगर हम पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मार दें तो क्या होगा, जो कि एक नेवर एंडिंग लूप है। तुमने ग्रैंडफादर को मारा तो तुम पैदा भी नहीं हुए, तो टाइम में पीछे कोई आया नहीं तो दादाजी मरे नहीं। अब जब वो मरे नहीं तो तुम्हारे पिता पैदा हुए, फिर तुम टाइम में पीछे आए और वो साइकिल चलता रहा। तो ये है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स का लूप। बट मूवी में नील कहता है कि फ्यूचर के कुछ लोगों को लगता है कि ग्रैंडफादर को मार के भी वो इन इवेंट्स को बनाए रख सकते हैं। तो एक्चुअली में ये ग्रैंडफादर पैराडॉक्स रहा ही नहीं, बल्कि ये खुद का अपना नया लूप क्रिएट करता है, जिसे असलियत में हम बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स कहते हैं, जिसे आप प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स भी कहते हैं। इसमें एक इवेंट को इस्तेमाल करके तुम उसी इवेंट के शुरुआत के कारण बनते हो। तो अब जो मेन इवेंट था उसका शुरुआत कहाँ से हुआ ये तुम जान नहीं सकते। जैसे तुमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ा, फिर तुमने टाइम मशीन से पास्ट में जाके आइंस्टाइन को इस थ्योरी के बारे में बताया, और फिर आइंस्टाइन ने उसे ही छपवा दिया। तो अब बताओ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी असलियत में बनाई किसने? तुमने ना, क्योंकि तुमने तो उसके बुक से पढ़ी थी। तो फिर क्या आइंस्टाइन ने? नहीं, क्योंकि उसे तो तुमने ही बताया। तो देखो, यहाँ मेन इवेंट था थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज, बट अब तुम ये बता ही नहीं पाओगे कि उसे खोजा कौन।
ये एक कैजुअल लूप सी बन गई। तो मूवी में भी कुछ यही था। प्रोटैगनिस्ट फ्यूचर से नील को भेजा खुद को ही इस प्रोग्राम में रिक्रूट करने के लिए, ताकि वो खुद इस मिशन का हिस्सा बन जाए और समय के साथ टेनेट प्रोग्राम को शुरू कर दे। तो टेनेट प्रोग्राम जो उसने बनाया था उसका आइडिया इसने खुद से खुद को दिया और वो जाके टेनेट बना। तो टेनेट की शुरुआत कहाँ से हुई कोई नहीं जानता और नील बस इस लूप को पूरा करने का एक जरिया था, जिसने नील को बस सेटर के मिशन को फेल करने में प्रोटैगनिस्ट की मदद करनी थी और उसे टेनेट प्रोग्राम का एहसास दिला देना था, ताकि उसके मन में इस इजाद को डाला जा सके। तो मूवी की एंडिंग बस नील के लूप को पूरा की। प्रोटैगनिस्ट के लिए तो कहानी यहाँ से शुरू होती है। अब जब एंडिंग की बात कर ही रहे हैं तो टेम्पोरल पिंसर मिशन सबके दिमाग में आता ही है कि उस पूरे मिशन के बारे में हमारा क्विकसिल्वर यानी आयरन टेलर जॉनसन जो इस मूवी में आइव्स था वो कहता क्या है। तो उस पूरे सीक्वेंस में हुआ ये कि दो टीम्स बनाई गई, टीम रेड जो वक्त में आगे की तरफ चलेंगे और टीम ब्लू जो वक्त में पीछे चल रहे होंगे। अब वो मिशन टीम रेड जब शुरू की उससे 10 मिनट फ्यूचर में टीम ब्लू शुरू करेगी, पर चूंकि टीम ब्लू टाइम में पलटाई गई है तो वो उसी वक्त में टीम रेड के कामों पर भी नजर रख सकेगी। इससे होगा ये कि वो मिशन एक ही वक्त पर वक्त की दो अलग अलग धाराओं से कैरी ऑन की जा रही है, जिसमें टीम रेड की गलतियों से सीख ली जा सकेगी और टीम ब्लू की गलतियों से भी। इससे सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाएंगे और यही है टेम्पोरल पिंसर मिशन, जिसमें जब नील को एहसास होता है कि हम यहाँ गलती कर रहे हैं और इस वजह से आइव्स और प्रोटैगनिस्ट अंदर ही फंस सकते हैं, तब वो टर्नस्टाइल से खुद को वापस से समय के सीध में लाता है और वहाँ पहुँच जाता है जहाँ आइव्स और प्रोटैगनिस्ट को बाहर लाना था और बाद में कहता है कि मुझे अब बस दोबारा से इस पूरे मिशन को जीना है और तुम्हारे आगे आके कूद जाना है ताकि ये मिशन पूरा हो सके। पर चिंता मत करो, तुम मुझे हायर करोगे और काफी लंबा सफर है मेरे दोस्त। तो ओवरऑल ये मूवी साईफाई के तौर पे जबरदस्त है। इस मूवी की एडिटिंग और स्क्रीन प्ले जिस भी बंदे ने किया है उसे दिल से सैल्यूट है। मतलब फॉरवर्ड और रिवर्स सीक्वेंस को एक सीन में एडजस्ट करना इट्स समथिंग ब्रेथ टेकिंग। पर बीइंग अ मूवी ये काफी जगहों पे लैक करती है। इसमें कॉन्सेप्ट्स काफी ओपन छोड़ दिए गए हैं, कैरेक्टराइजेशन ना के बराबर है। इवन हम एक ही कैरेक्टर के बारे में सबसे ज्यादा जान पाए और वो थी सेटर की वाइफ कैट के बारे में। मूवी इतनी ज्यादा टेक्निकल है कि इमोशन के नाम पे सिर्फ आपको कैट दिखेगी। काफी जगहों को बेवजह से कॉम्प्लेक्स भी किया गया है। इवन कई जगहों पे आपको लिटरली लग जाएगा कि यार इस चीज को सिंपल रखा जा सकता था। मूवी अपने मिडिल आवर्स में काफी स्लो हो जाती है। स्क्रीन पे सेटर और प्रोटैगनिस्ट के खींचातानी के अलावा और कुछ चल ही नहीं रहा होता। तो एज अ पॉइंट ऑफ साईफाई इट्स टू गुड, बट एज अ मूवी होल इट इज वेरी लूजली बाउंडेड। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो, जहाँ पे हमने टेनेट मूवी के बारे में दो थ्योरीज एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके में ये बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी और आप क्रिस्टोफर नोलन के इस वर्क से कितने सेटिस्फाइड हैं। और ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल एंटरटेनमेंट बॉट को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। May the force be with you. May the force be with us. May the force be with you. May the force be with you. The Force will be with you, always. And may the force be with you. May the force be with you. Remember, the Force will be with you, always. The Force is with you, young Skywalker. May the force be with you.